नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विशेष समाचार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। शी चिनफिंग के खतरनाक इरादे। चीनी सत्ता पर शी चिनफिंग के निरंकुश कब्जे ने इन देशों, संगठनों और समाजों के लिए खतरा पैदा कर दिया है जो पहले से ही चीन से त्रस्त है। चीन में आखिर वही हुआ जिसकी आशंका और अनुमान लगाए जा रहे थे। गत रविवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी की 20वीं कांग्रेस अधिवेशन में स्थापित परंपरा को तोड़ते हुए वर्तमान राष्ट्रपति शी चिनफिंग को लगातार तीसरी बार 5 साल के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव घोषित किया गया। यह चीनी शासन व्यवस्था में सबसे बड़े शासक का पद है। उसी दिन उन्हें सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रधान भी घोषित कर दिया गया। चीन में यह प्रधान सेनापति का पद है जिसके आदेश और इशारों पर चीन का पूरा सैन्य एवं सुरक्षा तंत्र चलता है। इन 2 पदों के अलावा शी पहले से ही राष्ट्रपति पद पर कायम है। उनका कार्यकाल अभी 1 साल और शेष है। इसके साथ ही स्पष्ट हो गया है कि शी का अपनी पार्टी की साझा नेतृत्व वाली परंपरा को फिर से स्थापित करने का कोई इरादा नहीं। वह अपनी तानाशाही को और धार देते हुए चीन को निरंतर आक्रामक रास्ते पर ले जाएंगे। अधिवेशन के पहले दिन ही करीब 2 घंटे के भाषण में आक्रामक भाषा और इरादों से उन्होंने इसके स्पष्ट संकेत दे दिए थे। इसके बाद भी किसी को कोई गलतफहमी रह गई तो उसे भी उन्होंने अधिवेशन समाप्ति के बाद अगले दिन 23 अक्टूबर को सरकार के सर्वशक्तिमान टीम यानी कि पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के नए सदस्यों के नामों की घोषणा में स्पष्ट कर दिया। अब पार्टी मुखिया और सैन्य प्रमुख संबंधी पदों की घोषणा के बाद रविवार दोपहर को शी बीजिंग स्थित ग्रेट हॉल के मंच पर आए तो वहां उपस्थित पार्टी प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने पाया कि पूरी की पूरी मंडली शी के चहेतों से भरी हुई है। उनसे असहमति रखने वाला एक भी नेता इसमें शामिल नहीं था। यहां तक कि एक दिन पहले तक शी की सरकार में प्रधानमंत्री रहे ली केचियांग भी इस मंडली से गायब थे। अधिवेशन समाप्ति के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सांसदों की उपस्थिति में शी के बगल में बैठे हुए पूर्व राष्ट्रपति हू जिताओ को जिस अपमानजनक तरीके से बाहर किया गया उसने भी स्पष्ट कर दिया कि अब चीन की राज सत्ता में शी की नापसंद वाले किसी भी नेता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों ने यह नोट किया कि हू की अपमानजनक तरीके से बाहर निकाले जाने से ठीक पहले विदेशी मीडिया को सभागार में बुला लिया गया था ताकि हू के अपमान को कैमरे में रिकॉर्ड कर दुनिया को संदेश दिया जाए कि चीन पर शी का एक छत्र राज कायम हो चुका है। अधिवेशन में पहली बार ऐसा हुआ कि स्थायी समिति के नामों की घोषणा के साथ ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया कि शी का तीसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगला नेता कौन होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि समय आने पर शी को आजीवन चीन का सर्वोच्च नेता घोषित किया जा सके। अब चीनी सत्ता पर शी चिनफिंग के इस निरंकुश कब्जे ने उन देशों, संगठनों और समाजों के लिए खतरा पैदा कर दिया है जो पहले से ही चीन से त्रस्त हैं और शी की तानाशाही और आक्रामक मानसिकता के कारण आतंकित है। इनमें एक और चीन के उपनिवेशवादी कब्जे से त्रस्त तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान, शिनजियांग, दक्षिण मंगोलिया और हांगकांग प्रमुख हैं जो चीन के अमानवीय अत्याचारों के कारण अरसे से सांस्कृतिक नरसंहार का दंश झेल रहे हैं। दूसरा वर्ग भारत, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का है जो चीन द्वारा उनकी भूमि हड़पने की धमकियों से परेशान है।
अपने आरंभिक भाषण में ही शी ने प्रकट कर दिया था कि उनका एजेंडा चीन को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक एवं सैन्य शक्ति बनाना है, जो विश्व व्यवस्था की दशा और दिशा तय करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। उन्होंने ताइवान के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करने और उसे चीन में मिलाने के अपने इरादे को न केवल मजबूती से दोहराया, बल्कि जरूरत पड़ने उसके लिए सैन्य कदम उठाने के संकेत भी दिए। शी ने चीनी सेना के विकास को चीन के केंद्रीय हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा की चर्चा करके परोक्ष रूप से भारत को चेतावनी दी कि उसके साथ सीमा विवाद के मामले में उसका रुख आक्रामक रहने वाला है। भारतीय प्रेक्षक इस बात से चिंतित हैं कि चीनी कांग्रेस को शुरुआत में गलवान घाटी की झड़प को फिल्म दिखाकर उसमें घायल एक चीनी सैनिक कमांडर को प्रमुखता देकर और चीनी सरकार के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में भारतीय सीमा से संबंधित 3 जनरलों को पदोन्नति देकर शी ने संदेश दिया है कि भारत के साथ सैनिक तनाव उनकी वरीयता में है। ये दर्शाता है कि शी के आक्रामक इरादों के 2 सबसे प्रमुख निशाने ताइवान और भारत हैं। ताइवान पर जबरन कब्जा जमाने पर चीन को समूचे दक्षिण चीन सागर में निरंकुश दादागिरी का मौका मिल जाएगा, जबकि भारत के प्रति हमलावर रुख अपनाकर वह पूरे एशिया का बेताज बादशाह बनने का सपना देख रहा है। पिछले 10 साल के शासन में शी चिनफिंग के आक्रामक व्यवहार को देखते हुए भारत के लिए यही रास्ता बचा है कि वह अपनी सैन्य एवं आर्थिक शक्ति बढ़ाए। इस राह में वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन देशों के साथ गठजोड़ को प्राथमिकता दे जो भारत की भांति चीनी आक्रामकता से परेशान है। इसके लिए भारत को न केवल क्वाड जैसे संगठनों में सक्रियता बढ़ानी होगी, बल्कि तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग के मामलों में अपनी पारंपरिक दब्बू नीति त्याग कर वैसी ही आक्रामक नीति अपनानी होगी जैसी चीन ने कश्मीर अरुणाचल के मामलों में अपनाई हुई है। और अब वक्त भी आ गया है जब वन चाइना नीति के छलावे से बाहर आकर भारत सरकार को आगे बढ़कर ताइवान के साथ उसी तरह से कूटनीति, आर्थिक, सैन्य संबंध बनाने का जरूरत है जैसे उसने इजराइल के साथ बनाए हैं। भारत सरकार को समझना होगा कि चीनी आक्रामकता के कारण भारत का भविष्य ताइवान की सुरक्षा के साथ बहुत गहराई से जुड़ गया है। ताइवान पर कब्जे के बाद चीन का अगला निशाना भारत होगा और ताइवान पर कब्जा कर चुके चीन के दंभ और आक्रामकता को झेल पाना भारत के लिए आसान नहीं होगा। समाचार के माध्यम से हमें अपनी कूटनीति को नया जामा पहनाना होगा। ये डराने वाली या धमकाने वाली नीति नहीं है। हमें होशियार और अपनी कूटनीति को प्राथमिकता देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी कूटनीतियां हैं वह अक्सर विफल हो जाया करती है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।